दोस्तों जोहार, अब तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी मैं आया हूँ ईचागढ़ क्षेत्र में। ये ग्रामीण क्षेत्र, ये विस्थापितों का क्षेत्र है। ये ईचागढ़ गांव, ईचागढ़ जिला मैं कहूँगा। और ये चांडिल डैम के ये सभी विस्थापित हमारे साथ बैठे हैं। और हमारे साथ में लाइव तस्वीर विस्थापित अधिकार मंच चांडिल डैम के, जो आपको पता ही होगा दोस्तों, 116 गांव और 84 मौजा के लोग इस चांडिल डैम में विस्थापित हो गए हैं। विस्थापन का अर्थ जानते हैं? घर से बेघर हो जाना, जिसको दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाना, उसको विस्थापित कहते हैं। और भारत का संविधान कहता है कि विस्थापितों को अनेक तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। संविधान में निहित है, अनेक कानून है। लेकिन पिछले 40-45 वर्षों से इस चांडिल डैम बनने के बाद भी ये जो हमारे साथ विस्थापित है, आज की ये चांडिल डैम की ये लगभग तीसरी चौथी पीढ़ी अभी ये पढ़ लिख गए हैं। तो अब ये कानून की बात करने लगे हैं। हमारे साथ में विस्थापित अधिकार मंच चांडिल डैम के राकेश रंजन महतो जी, जो इसके अध्यक्ष हैं। और इसके तहत आज पिछले 2 वर्षों से लगातार कई आंदोलन कर रहे हैं। चाहे वो राज्यपाल से मिलना हो, पैदल मार्च हो, आपको चांडिल से लेकर रांची तक असंख्य महिलाओं को, बच्चों को लेकर के चांडिल से लेकर के रांची तक पैदल मार्च किए। राज्यपाल से भी मिले, मुख्यमंत्री से भी मिलना चाहा, लेकिन शायद नहीं मिल पाए। तो राकेश रंजन महतो जी विस्थापित अधिकार मंच के अध्यक्ष हैं। और आज कल जो 27 दिसंबर 2023 को ये जो स्वर्णरेखा परियोजना के जो अवर निदेशक हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए सैकड़ों हजारों ग्रामीणों को लेकर के वहाँ स्वर्णरेखा परियोजना भवन में पहुँचे थे। तो उस भवन में इनको अवर निदेशक से मिलने की जो इनकी बातचीत करने की जो एक प्रक्रिया थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस बातचीत में हम जानना चाहेंगे। राकेश रंजन महतो जी, अब तक न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमने जैसे जाना था, आपने भी बताया था कि आप लोगों को एक डेडलाइन दी गई है 31 दिसंबर 2023 की। इस डेडलाइन के बाद आपको विस्थापन की जो प्रक्रिया है, अगर आप लोग अब किसी तरह का कोई पेपर, अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो जमा नहीं करते हैं, उसके बाद से आप लोगों को विस्थापित का किसी तरह का दर्जा नहीं दी जाएगी, किसी तरह का कोई भी आप लोगों को सुविधा नहीं दी जाएगी। कल आपसे और निदेशक स्वर्णरेखा परियोजना के उनके ऑफिस में क्या बातचीत हुई? आप लोग जो लगभग 2-3 हज़ार ग्रामीण विस्थापित पहुँचे थे कल स्वर्णरेखा परियोजना में, क्या बातचीत हुई, पूरा आप खुलासा करिए, पूरा डिटेल्स में बताइए। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अब तक न्यूज़ को धन्यवाद करता हूं कि हमारे आंदोलन को शुरू से पिछले 2 वर्षों से जो आंदोलन होते हुए आ रहा है, चाहे इस वर्ष की अगर मैं बात करूं, हमारा धरना से लेकर पदयात्रा से लेकर अनशन से लेकर हर एक चीज़ को आपने कवर किया है। और हमारी बातों को, हमारी समस्याओं को, हमारी जितनी भी 116 गांव के पीड़ित शोषित जितने परिवार हैं, सबकी बातों को आप अपने चैनल के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार, विभाग, कार्यालय और साथ ही साथ विस्थापितों को जगाना का काम करते, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद आपका। देखिए राकेश जी, हम लोग भी खाटी झारखंडी चैनल है और खाटी झारखंड के लिए बात करते हैं। आप लोगों की जो दयनीय दशा है, ये दिखाना हम लोगों का प्रमुख कर्तव्य है। और आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप अपने क्षेत्र के लोगों को जागरूक कर रहे हैं और लड़ रहे हैं। वास्तविक में आज हमारे झारखंड बन के 23 साल हो गया है, लेकिन इन 23 सालों में कई बार सरकार बदली, लेकिन अभी वर्तमान सरकार है, ये सरकार हम सारे विस्थापितों के ऊपर, समझे कि जैसे अंग्रेज ज़माने में हुआ करता था, अंग्रेजी हुकूमत, तुगलकी फरमान जारी कर देना या फतवा जारी कर देना, इस तरह का एक आवेदन निकालते हैं, एक प्रेस विज्ञप्ति निकालते हैं। और प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से समझे कि ये सीधा सीधी खुले तौर पर धमकी दिया जा रहा है कि 31 दिसंबर तक अगर चांडिल डैम के विस्थापित अपना आपत्ति दावा और आवेदन को नहीं देंगे तो फिर 31 दिसंबर के बाद किसी तरह का कोई सुनवाई नहीं होगा। ये बड़ी दुख की बात है। इसी सिलसिले में पिछले 17 तारीख को हमने अपर निदेशक का कार्यालय
विकास भवन आदित्यपुर में जाकर अपर निदेशक सर हमारे दिनेश कुमार रंजन जी को हमने आवेदन दिया, उनको जानकारी दिए, उनको बताए कि 27 तारीख को हम लोग 2500 से 3000 विस्थापित आपके कार्यालय में आ रहे हैं, अपना दावा, अपना आपत्ति, अपना आवेदन जमा करेंगे और जमा करने के बाद आपसे वार्ता करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अपर निदेशक कल कार्यालय से गायब थे। मतलब आप लोग को देखकर भाग गए, उसके पहले ही भाग गए? हम लोग को देख के वो पहले ही भाग चुके हैं, और जिसकी सूचना पूर्व में नहीं दिया गया। जिसकी सूचना अगर पूर्व में दिया जाता तो वैकल्पिक तौर पे हम सारे लोग भी आगे कुछ न कुछ विकल्प के तौर पर और रास्ता करते। और जिन 2 पदाधिकारियों को उन्होंने नियुक्ति किया था वार्ता करने के लिए, राजीव गाड़ी पुनर्वास कार्यालय चांडिल के जो पदाधिकारी हैं, और एक कोई भगत जी करके थे जो आपका इधर गालूडी वहाँ के पुनर्वास पदाधिकारी थे, उन सारे लोगों से वार्ता क्या किए, उन लोग ना ढंग से बातें कर पा रहे थे, ना हमारी बातों को जवाब दे पा रहे थे। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि हमारे अपर निदेशक सर नहीं है, हम लोग इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। मतलब बड़ी दुख लगता है। आज इतने विस्थापित सुबह भूखे प्यासे, कोई ट्रेन से आया, कोई बस से आया, कोई पैदल भी आया है, कोई बाइक से आया, कोई अपना साइकिल से आया है, इसलिए आए हैं। ये नहीं कि हम सारे लोग वहाँ पर कोई नया चीज़ आवेदन करने जा रहे हैं या नया मांगने जा रहे हैं। आज 42 वर्ष पूर्व जो हमारे पूर्वजों से जो उन्होंने ज़मीन लिए थे, उस ज़मीन के बदले में जो पुनर्विस्थापन का जो नीति के आधार पर जो दिया जाता है, ज़मीन का मुआवजा, पुनर्वास पैकेज, अनुदान और मकान बनाने के लिए जो अनुदान दिया जाता है, उन सब के लिए ही हम सारे लोग आए हुए हैं। लेकिन बड़ी ही दर्द लगता है। अरे आप लोग कोई भीख मांगने थोड़ी आए हैं, आप लोग अपना अधिकार लेने के लिए आए हैं। हम लोग अपना भीख नहीं मांग रहे, अपना अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये वर्तमान सरकार मतलब इस तरह से तुगलकी फरमान कर रहा है कि जिसका कोई मतलब शब्द ही नहीं है। सरकार कर रही है या यहाँ के ऑफिसर्स कर रहे हैं स्वर्णरेखा परियोजना के? देखिए, शासन और प्रशासन, अगर अच्छा शासन रहा तो प्रशासन भी अच्छा होगा। और जब प्रशासन मनमानी कर रहा तो कहीं ना कहीं इनको चलाने वाले जो शासन है, यानी कि हमारे जल संसाधन विभाग के जो मुखिया मंत्री श्री हेमंत सोरेन, जो हमारे वर्तमान झारखंड के मुख्यमंत्री भी हैं, उन्हीं के पास हमारा जल संसाधन विभाग है। तो उन्हीं के अंडर में सारा चीज़ जब हो रहा है, चुनाव से पहले उनको ठीक नज़र आता है कि चांडिल डैम के विस्थापित आज दर भटक रहे हैं, इनको विकास पुस्तिका नहीं मिला है, इनको पहचान नहीं मिला है, जिनके वजह से यहाँ के विस्थापितों का आय नहीं बन रहा, जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा, आवासीय प्रमाण पत्र नहीं, ये सब पता है। ये चुनावी मुद्दों बनाकर हमारे विधानसभा में आकर वोट मांगते समय ये बातें कहे भी थे और वे बोले भी थे, हमारी सरकार जैसे ही बनेगी विस्थापित आयोग का गठन करके सबसे पहले इन विस्थापितों का समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन दुख की बात है, मतलब हम सारे लोगों को आज इस तरह से शोषण किया जा रहा है। आज देखिए, सरकार का कार्यकाल खत्म होने की कगार पर है, दोबारा चुनाव आने के समय है, लेकिन अभी तक हमारे चांडिल डैम विस्थापितों के हित में कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। इस विषय के लिए जब हम अपने विधायक महोदय से बात करते हैं तो विधायक महोदय उल्टा हमसे सवाल करती है। अरे सवाल करना जनता का काम है, हमने आपको विधानसभा पहुंचाया है, आप हमारी समस्याओं को वहां तक पहुंचाओ। और आपने वोट ही हमारी समस्याओं को कंप्लीट पूरा करने के लिए आपने वोट मांगा था, आपने भीख मांगा था, वोट का भीख मांगा था कि एक बार मौका दीजिए, स्वर्गीय सुधीरदा का बचा हुआ सपनों को पूरा करेंगे। और आज आप हम लोगों से भीख मंगवा रहे हैं। हम लोग भीख नहीं मांग रहे हैं, मैं विधायक महोदय को बोलना चाहूँ, हम लोग भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं। आप अगर हमारे विस्थापित होते, आप अगर हमारे 116 गाँव 84 मौजा के विस्थापित होते तो आपको दर्द समझ में आता, आपको महसूस होता कि रात के अंधेरे में किस तरह यहाँ के पदाधिकारी पानी चढ़ाकर हम सारे लोगों को डुबाने का काम करती है, आपको समझ में आता। आज जाके देखिए, आप नौटंकी करती हैं, वोट के समय जाकर खेत में जाकर धान काटती हैं, बीड़ा उठाती है। आज जाइए, आज आइए, आज आपको बुलाते हैं हमारे खेतों में, आइए, एक घुटना पानी में हमारे महिलाएं, हमारे माता, हमारी बहनाएं, हमारी माएँ फसलें काट रही है, ये दर्द दिखाई नहीं दे रहा। सही बात है, हमने भी जाके वीडियो बनाया, देखा वहाँ आपको जो खेतों को, पूरा खेत जो है पानी से लबलबा कर, चांडिल डैम का पानी से लबलबा कर डूबा हुआ है और धान पूरा बर्बाद हो चुका है। आप लोग हमारे विधायक महोदय, हमारे नेतागण अगर खेती नहीं करते उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम सारे लोगों का आजीविका चलाने का एक ही रास्ता है, कृषि। और हमारे कृषि पे ही लात मारा जाता है, यानी कि सीधा सीधी हमारे पेट पे लात मारा जा रहा है। ये दर्द समझ में नहीं आता। जब चांडिल डैम का फाटक को खोलने के लिए बोला जाता है तो वह बहाना करती हैं कि आप लोगों ने 116 गांव के विस्थापितों ने राजभवन में जाकर 183 आले लिखित दे के
इस तरह का बातें नहीं बोले तो बेहतर है। अगर आपसे कुछ नहीं हो पाएगा तो सीधा बोलिए नहीं हो पाएगा, नहीं तो जनता इसका हिसाब करेगी। विस्थापित अपना हक अधिकार खुद से लेंगे। हम सारे लोगों को अब उम्मीद अपने आप से ही है, क्योंकि हमने आज 23 वर्षों तक सिर्फ उम्मीद ही किया, सिर्फ भरोसा ही किया, सिर्फ हमने उम्मीद लगाया कि कोई आएगा और हमारा काम करके देगा। लेकिन अब नहीं, हम अपनी लड़ाई खुद से लड़ रहे हैं और बहुत जल्द आपको हमारा अधिकार और हक देना होगा। तो क्या आपकी जो विधायिका है ये मैडम कभी आपके क्षेत्र में आई है? आप लोगों के दुख दर्द को कभी देखा है? आप लोग जो भी इतने पेपर लेके घूम रहे हैं, ये कभी इन लोगों को देखा है आपका मैडम? आप लोग देखिए, मैडम तो आती है, ऐसा नहीं आती है, हर दिन आती है। लेकिन किस लिए आती है? किसी के शादी घर में, किसी के श्राद्ध घर में, किसी फुटबॉल खेला में, या फिर कहीं पर कुछ हमारे गांव में जो होता है कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, उसके लिए जाती हैं। हमारी समस्याओं को लेकर नहीं जाती। क्या उनको नहीं पता है? उनको कई बार मैं आवेदन दे चुका हूँ, विस्थापित अधिकार मंच के बैनर तले कई बार दिया, किसको नहीं दिया, हर एक जगह पर दिया। तो लोग इसको सिर्फ एक कागज समझते हैं, कागज समझते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ हमें लगता है वो पढ़ के भी नहीं देखे होंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है, और कभी आगे पढ़ेंगे भी नहीं शायद उनको। तो सिर्फ आपको ट्रांसफार्मर उद्घाटन या फिर रोड का शिलान्यास करने या फिर फुटबॉल खेल में या फिर सरकार आपके द्वार में जाकर दीप प्रज्वलित करने के लिए आपको विधायिका नहीं बनाए। हम लोगों ने आपको विधानसभा सिर्फ उस चीज़ के लिए नहीं बनाए। हमारी मुद्दों पर, हमारी समस्याओं पर का समाधान करें आप, और आप ही अगर नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? क्योंकि आपको बड़ी उम्मीद के साथ हम सारे लोगों ने विधानसभा पे भेजा था, क्योंकि एक झारखंड आंदोलनकारी परिवार के एक बहू हैं, निर्मल दा के परिवार से हैं आप, सुधीर दा जिन्होंने हमारे लिए लड़ा, आप उन परिवार से हैं। बड़ी ही उम्मीद के साथ कोई करे या ना करे, हमारे ये विधायक महोदया जरूर करेंगी, सविता मैडम जरूर करेगी। हमें ये जरूर और जरूरी रूप से हम सारे लोगों को पूरा विश्वास था। लेकिन दुख की बात है, उनसे सीधा बात करने तक हमें नहीं मिलता है। तो अब जो है ये मैडम जो विधायिका जो आप लोगों के क्षेत्र के हैं, ये आप लोग के पास ना आती हैं, ना आप लोग की जो इन गंभीर विषयों पर किसी तरह का कोई वार्ता नहीं करती आप लोगों से। जबकि 4 साल पहले आप लोगों के साथ इसी बात पे के लिए वो प्रत्येक गांव में घर में घूमी थी अपने बच्चों के साथ में और वोट मांगी थी। अब फिर आएगी 2024 में, फिर वोट मांगेगी, तब आप लोग जो है ग्रामीण क्या करेंगे? सिर्फ विधायक मैडम की ही बातें नहीं कर रहा हूँ मैं, हर एक उस नेता की बात कर रहा हूँ जो सिर्फ एक मुद्दा बनाकर हमारे 116 गांव में आएंगे। सबसे पहले तो उनसे सवाल पूछा जाएगा कि आपने क्या किया, चाहे किसी भी पार्टी से क्यों ना हो, चाहे आजसू हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई निर्दलीय उम्मीदवार बन के भी अगर वहाँ जाएगा, हर एक पार्टी से सवाल पूछा जाएगा कि आज तक आपने हमारे विस्थापितों के साथ क्या किया। और ऐसा नहीं कि किसी एक ही दल का नेता विधायक बनकर गया है विधानसभा, हर एक दल के नेता को हमने विधानसभा भेजा है। लेकिन इन 23 वर्षों में किसी ने भी सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक करके रखा है। तो ऐसा ना हो कि जब आएंगे तो तैयार रखिए। अगर आप पढ़े नहीं, हमारे विस्थापित मुद्दा को नहीं जानते हैं, तो आप पढ़िए। आपको अगर इसके इतिहास नहीं पता है तो 42 वर्ष पूर्व पीछे जाइए, हर एक नीति को पढ़िए, क्योंकि आपको सवाल का सामना करना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। और अगर आप जवाब नहीं देंगे तो आपको गांव से भगाया भी जाएगा, क्योंकि हम लोग इस बार आर पार की लड़ाई और अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके बाद कोई लड़ाई नहीं होगी, यह अंतिम लड़ाई है। अगर आप सवाल का जवाब नहीं होगा तो आपको सीधा एकदम गांव से भगा दिया जाएगा, कोई भी पहुंचे वोट बैंक के लिए। और आज भी वक्त है, चुनाव के लिए अभी भी समय है। मैं स्वागत करता हूं हर पार्टी को, आइए हमारा हक अधिकार दिलाइए, आइए हम विस्थापितों का अभी तक जो अनुदान प्राप्त नहीं हुआ दीजिए, आइए आज 2023 का रेट से हम सारे विस्थापितों को आप भुगतान कराइए, आइए आज हमें नौकरी अथवा नौकरी के बराबर पैसा दिलवाइए, आइए आप सारे लोग हर एक विस्थापितों का विकास पुस्तिका बनाइए, आइए आप सारे लोग एक एक समस्या पर आप समाधान करिए, विस्थापितों को पट्टा दिलाने का काम करिए। और अगर ये सब करने का आपके पास समय नहीं है, आपके दल के पास समय नहीं है, कोई नीति नहीं है, सिद्धांत नहीं है, तो मैं तो कहूँगा कि मत ही आइए तो बेहतर होगा। क्योंकि हम लोग आर पार की लड़ाई में हैं, हम लोग इस बार छोड़ने वाले नहीं, अपना हक लेकर ही रहेंगे। राकेश जी, आप उन लोगों को बुला रहे हैं, अभी तो विधायक है और उनके पार्टी है, उनकी बहुत पावरफुल पार्टी है झारखंड में, खास करके मैं कहा जाओ। अच्छा एक बात बताइए, आप उनको बुला रहे हैं, अगर वो मान लीजिए आपको मुआवजा देना है 20 लाख, वो किसी तरीके से ऑफिसर से 60 गार्ड करके 2 लाख दिलवा दिए, तो आप लोग तो खुश हो जाएंगे, 2 लाख दिलवा दिए, तब क्या कीजिएगा? 2 लाख तो मिला कम से कम। नहीं,
हमारी सीधा सा मांग है, गुजरात और मध्य प्रदेश में 2017 में जो नर्मदा परियोजना, नर्मदा बांध पर 2017 में अगर विस्थापितों को भारतवर्ष, एक ही संविधान, एक ही देश, एक ही सुप्रीम कोर्ट, अगर 2017 में कहीं 60 लाख मिल सकता है तो चांडिल डैम विस्थापितों को 2024 में नहीं तो कम से कम 1 करोड़ से 1.5 करोड़ प्रत्येक विस्थापितों को मिलना चाहिए। क्यों 2 लाख दे के क्या करेंगे हम सारे लोग? अगर 2 लाख बढ़ाते हैं, 4 लाख बढ़ाते हैं तो हम लोग पैसा नहीं लेंगे। तो 40 साल से तो यही होता है। अब नहीं होगा। अभी तक इन 40 सालों में हम लोगों ने लड़ाई लड़ा, किसी पे भरोसा करके, किसी पर विश्वास करके, और जिसको भी हमने भरोसा करके आगे बढ़ाया उन्होंने आंदोलन को पैसा लेकर बेचने का काम किया है, जिस वजह से आज हम लोग का स्थिति ये है। लेकिन ये लड़ाई पूरा 116 गांव, 84 मौजा, हर एक गांव के लोग एक साथ मिल के लड़ रहे हैं हम लोग। इसमें हमारा कोई नेता नहीं है, हम लोग सभी नेता है। इस वजह से इस बार, और अगर थोड़ा सा पैसा बढ़ाकर हमें कहा जाता है कि आपको ये दिया जा रहा है, हम लोग पैसा नहीं लेंगे। अब जिस चीज़ के लिए अनुदान दे रहे हैं हम लोग बोलेंगे पैसा नहीं चाहिए, हमें वो चीज़ ही दी। जैसे ज़मीन के बदले में अगर 12.5 डिसमिल का, अभी हम लोग का मांग है 25 डिसमिल, आपको बोलेंगे हम लोग को पैसा नहीं चाहिए, अब 25 डिसमिल हम लोग को खरीद के दीजिए। आप वो अगर हमें पैसा देते हैं किसी भी अनुदान के रूप में, हम लोग पैसा नहीं लेंगे, वो चीज़ आप करके दीजिए। पैसा नहीं चाहिए हम लोग को। हम लोग का जो समस्या है, परेशानी है, उसको समाप्त करना है। पैसा आज है कल ख़त्म हो जाएगा। पैसा हर लोगों की ज़रूरत है। आज हमारे अगर सबसे गरीबी की बात करें तो हम लोग 116 गांव के लोग हैं, कृषि पर निर्भर, खेतों को डुबा के रखा हुआ है। किसी तरह से अगर मछली यापन करते तो वहाँ भी सोलार प्लांट आ रहा है, तो हम जाएँ तो कहाँ जाएँ? बोलें तो किसके लिए, किसके पास गए? रोए तो क्यों रोए? बहुत रोना हो गया, अब रोना नहीं है। बहुत मांगे, अब हम लोग छीनने की ओर अग्रसर है। हम लोग छीन कर लेंगे अपना हक अधिकार, क्योंकि हम लोग भीख नहीं मांग रहे कि हम लोग का दीजिए, हम लोग छीन के लेंगे। किसी का 10 बीघा गया है, किसी का 600 बीघा गया है, किसी को 800 बीघा गया है, किसी का 1000 बीघा गया है, और उसके बदले में आपने ज़मीन तक नहीं दिया, उसके बदले में आपने नौकरी तक नहीं दिया, उसके बदले में आपने पैसा तक नहीं दिया। और आप सोचते हैं कि 2 लाख बढ़ा के दे देंगे? नहीं, हम लोग किसी भी तरह से मानने वाले नहीं। कल की बात को अगर मैं बोलूं, अगर अपर निदेशक को हम विस्थापितों का सामना करने का हिम्मत ही नहीं है तो फिर आपने विज्ञप्ति क्यों निकाले? आप अगर प्रेस विज्ञप्ति निकाल सकते हैं तो आपको सामना करने का भी हिम्मत होना चाहिए। हम सारे लोग कोई बाघ नहीं है, हम सारे लोग कोई जहर नहीं है, हम सारे लोग कोई ड्रैगुला नहीं है। हम सारे लोग आम, पीड़ित, शोषित, विस्थापित है। क्या करते? आपसे सवाल करते। आप कल नहीं थे, दोबारा आएंगे आपसे सवाल करने। अगर आप मेरी वीडियो को सुन रहे हैं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे मैं सवाल कर रहा हूं। जब विभाग ने, जल संसाधन विभाग ने, झारखंड सरकार ने जब 8/7/2023 को जब सूचना निकाला था, जब प्रेस विज्ञप्ति जारी करने के लिए बोला गया था, तो आपने किसके इशारों पर या किसके लिए, कितने पैसों में बिककर और किस लिए आपने 25 नवंबर इतना दिन के बाद आपने प्रेस विज्ञप्ति क्यों जारी किया? तो कहीं ना कहीं ये सारे लोग हम सारे लोगों को ठगने का काम कर रहा, कहीं ना कहीं हम सारे लोगों को बेवकूफ़ करने का काम कर रहा। क्योंकि लोग को पता है विस्थापित लोग खेतों में व्यस्त रहेंगे नवंबर से दिसंबर, उन लोग को पता ही नहीं चलेगा। और काल दिन हम लोग दावा करेंगे, काल दिन हम लोग दिखावा करेंगे कि हमने तो 31 दिसंबर तक सबसे मांगा था, किसी ने दिया ही नहीं, यानी किसी को जरूरत ही नहीं है, सबको प्राप्त हो चुका है। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, लेकिन इस बार कोई षड्यंत्र काम नहीं करेगा। हम लोग लगे हुए हैं, छोड़ने वाले नहीं हैं। मतलब ये अवर निदेशक जो है भूअर्जन एवं पुनर्वास सुवर्णरेखा परियोजना के, ये समझते हैं कि अब आज भी जो है ईचागढ़ क्षेत्र के लोग 20 साल पहले वाले अनपढ़, गंवार, अंगूठा छाप ही हैं। अब जो नई पीढ़ी आ गई है, ये पढ़ लिख गए हैं, इनको अभी तक पता नहीं है। नहीं, इनको पता नहीं है। इनको लगता है कि मैं एसी कमरा से कोई भी फरमान निकाल दूंगा, लोग डर जाएंगे, हिल जाएंगे और अपना काम कर लेंगे। अब किसको डरा रहे हैं? अरे हमारे जमीन दिए तब डैम बना है। आज आपकी नौकरी भी है ना, हमारे जमीन के बदौलत है। आज आपका घर परिवार चलता ना, हमारा जमीन गया इसलिए है। अगर हम जमीन नहीं देते तो डैम भी नहीं बनता, तो आपको नौकरी भी यहाँ नहीं मिलता। तो क्या लिखा, हम पढ़े क्या सोच के रखते हैं कि ये लोग हम लोग बेवकूफ़ हैं? हमारे पूर्वजों को अपने बेवकूफ़ बनाया, आज उनके पीढ़ी, तीसरा पीढ़ी हम लोग बेवकूफ़ बनने का काम नहीं करेंगे। हम लोग बेवकूफ़, अगर आप समझते हैं तो आप भूल कर रहे हैं। आज हमें डैम की पूरे हर एक चीज़ की जानकारी है। हम सारे लोगों को आपने कैसे कैसे ठगा था हमारे पूर्वजों को, आपने क्या क्या बोला था। आपने 12.5 और 25 डिसमिल जमीन के बाद उसके अलावा भी 2 एकड़ जमीन देने का था, नहीं दिया। आपने नौकरी देने का था,
नहीं दिया। अपने संपूर्ण व्यवस्था करना था, नहीं दिया। कितना ठगोगे? क्या लगता है कि 2 पीढ़ी को ठग दिए तो हो जाएगा? अब सामना असली पीढ़ी से हो रहा है, क्योंकि अब हम लोग बेघर होने के कगार पर हैं और हमारे बच्चे भीख मांगने के कगार पर हैं। आज नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। हम लोग इस तर्ज पे आए हैं और मांगना बहुत हो गया। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मांगना बहुत हो गया। अब छीन कर लेंगे, लड़ कर लेंगे और देना होगा। और नहीं देना होगा तो मैं तो स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए, चांडिल डैम विस्थापित क्षेत्र में आइए। अगर आपको अपने कार्यालय में डर लगता है तो फोर्स के साथ आइए, हम आपसे बात ही करेंगे, हम लोग आपसे वार्ता ही करेंगे अपने हक और अधिकार के लिए। अब डरने की आवश्यकता नहीं, आप पहुंचिए। तो राकेश महतो जी, अब मैं आपसे अंतिम सवाल कुछ करूंगा कि अब आप तो शायद अब जेबीकेएस में भी अब है, तो जेबीकेएस जो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति है, संगठन जो है आज झारखंड में एक लार्ज रूप ले चुकी है। आपके अध्यक्ष जो है जयराम महतो जी, वो एक तेज तर्रार है व्यक्ति है, एक मसीहा में वर्तमान कहूँगा तो कम नहीं होगा। उनको क्यों नहीं बुलाते हैं? चुटकी में काम सॉल्व कर देंगे आप लोगों का। देखिए, जयराम दा हमारे जो गुरु हैं, उनसे ही प्रेरणा मिलती है, उनके विचारधारा सही है तो हम सारे लोग को आंदोलन पे हम लोग आगे बढ़े हुए हैं। अब अभी वर्तमान में उनका स्वास्थ्य भी थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है। दूसरा, वे हमेशा साथ हैं, टाइगर जयराम दा हमेशा विस्थापितों के साथ हैं। आज हम सारे लोग उनके ही मार्गदर्शन से ही लड़ाई लड़ रहे हैं। और अगर दादा को ही हम लोग हर समस्या में हर जगह उनको ही बुलाते रहेंगे तो फिर इतने सारी समस्याओं का या नवनिर्माण झारखंड की जो सपना हुए देखे शायद वो पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन जयराम दा का आशीर्वाद, जयराम दा का आशीष, जयराम दा का विचारधारा, जयराम दा का पूरा समर्पण और समर्थन उन्होंने सफ़ेद कागज पे दस्तखत करके हमको दिए हैं। उनके पास समर्थन के लिए गए थे हम लोग, क्योंकि विस्थापित इस आंदोलन को तोड़ने के लिए कई सारे लोग इसे राजनीतिक रंग दे रहे थे। ये जेबीकेएस का वोट बैंक का है, कई सारे लोग इसे जोड़ रहे थे। तो हमने वहाँ पर हर एक दल के जो नेता है सबको हमने समर्थन और सहयोग करने के लिए सबको हमने संज्ञान दिए थे। लेकिन दुख की बात है, किसी भी नेता ने सामने नहीं आया। आज हमारे साथ हैं तो सिर्फ टाइगर जयराम दा है। आज अगर हमें सपोर्ट कर रहे हैं तो टाइगर जयराम महतो, आज हमें ताकत भी मिल रहा है तो उनके विचारधारा से ही मिल रहा है। तो जयराम दा आज हर एक विस्थापितों के दिल में है। टाइगर जयराम महतो आज हम सारे लोगों का सोच में, हमारे विचार में बह रहा है, या कहे हमारे खून में टाइगर जयराम महतो बह रहा है। राकेश रंजन महतो जी, अब आपसे जो अवर निदेशक है इसके आपका स्वर्णरेखा परियोजना के, वो भी आपसे बात नहीं किए और ये सभी ऑफिसर्स भाग रहे हैं। अंत में आप क्या कहना चाहेंगे? अब आप चांडिल डैम वालों का जो विस्थापित है उनके लिए क्या आंदोलन करेंगे, क्या करना चाहेंगे? देखिए, हमारा ये चरणबद्ध आंदोलन लगातार आगे बढ़ते ही जा रहा है। अगला चरण, चूंकि उन्होंने बात नहीं किए, और एक बार हम सारे लोग चिट्ठी देने जाएंगे अपर निदेशक को, उनसे वार्ता का एक बार कोशिश करेंगे हम लोग। अगर वो वार्ता के लिए तैयार नहीं होते हैं तो फिर आगे इस विषय पर क्या करेंगे, इस पर हम लोग गहन चिंतन करेंगे। अगला हमारा कार्यक्रम है ब्लॉक में क्या है ना कि हमारे जब भी कोई विकास पुस्तिका बनता है तो उसमें पारिवारिक बनाना पड़ता है। पारिवारिक सदस्यता जितने हैं उन सारे लोगों का उसमें नाम दर्ज करना पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, हमारे जो ब्लॉक में वहाँ पर पारिवारिक सदस्यता जब बनाने के लिए जाते हैं तो बिना पैसा का, सीधे बोलते बिना पैसा का कुछ काम नहीं होगा। उसके लिए हम लोग ब्लॉक की ओर कुछ करेंगे। हमारे विस्थापित क्षेत्रों में कोई भी विकास का काम नहीं हो रहा, मतलब ब्लॉक में घूस लिया जाता है। हाँ, ब्लॉक में घूस लिया जाता है। यहाँ तक उनकी हिम्मत बढ़ गया है कि आज जाति आवासीय प्रमाण पत्र को भी रोक देते हैं और साफ तौर पे बोलते हैं कि जिसके पास जाना है जाओ, जिसको बोलना है जाओ, बिना चाय नाश्ता पानी के बिना हम आपका पेपर को आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसे हमें रोकना है। अगला हमारा कार्यक्रम हम लोग ब्लॉक की ओर जा रहे हैं। बाकी मैं विस्थापित साथियों को बोलना चाहूँगा कि हम लोग संवैधानिक तौर पे अभी तक चल रहे हैं, गैर संवैधानिक नहीं चल रहे हैं। सरकार ने हमसे दावा मांगा है, आपत्ति करने के लिए मांगा है, आवेदन भरने के लिए मांगा है। जितने भी विस्थापित साथी जो अभी तक फॉर्म को जमा नहीं कर पाए हैं, उन सारे साथियों से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आज हमारे पास समय है, कल है और परसों है, शनिवार तक सभी लोग अपना फॉर्म जमा कर लें। और अगर कार्यालय में आपको जमा करते हुए आपको रिसीविंग नहीं देता है तो निश्चय ही हमें फ़ोन करें। और दूसरा,
किसी भी तरह का अगर समस्या हो, किसी भी तरह का समस्या हो, बेहिचक 24 घंटा किसी भी समय मुझे फ़ोन करें। मैं आपके समस्याओं के समाधान के लिए 24 घंटा तैयार हूँ। मैं हमेशा लगा हुआ हूँ कि हर एक व्यक्ति तक न्याय मिले, हर एक व्यक्ति हमारे सरकार के द्वारा मिलने वाली सभी सुविधाओं को प्राप्त हो, और जितने भी शोषित है, पीड़ित है, सभी जिनकी भी आवश्यकता है 24 घंटा मुझे कॉल करें, मैं हमेशा तैयार हूँ। तो दोस्तों, मेरे झारखंडियों, आपने सुना विस्थापित परिवार का दर्द। ये ईचागढ़ परिवार, ईचागढ़ के क्षेत्र के लोग आज विस्थापित होकर के 40-45 वर्ष बीत गए। आज भी ये लोग दर दर के ठोकरें खा रहे हैं, दर दर के लिए भटक रहे हैं अपने हक और अधिकार के लिए। दोस्तों, इतना ही मैं दिखाते हुए अब तक न्यूज आपसे बहुत ही दुखी मन से विदा लेता हूं, और ईचागढ़ क्षेत्र से अब तक न्यूज, सच आपके